अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अगर आप ही श्रुति के भाई निकले तो सब कुछ कितना अच्छा होगा ना। आपके विषय में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। अर्पिता अपने ही ख्यालों में उलझी हुई दरवाजों के अंदर जाती है, जहाँ वो मंच पर पहुंच जाती है। अर्पिता को तनिक भी आभास नहीं होता है। वह धीरे धीरे सोच में डूबी हुई आगे बढ़ रही है। मंच पर किसी को देख वहां मौजूद सभी दर्शक उसे एक प्रतिभागी समझ तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगते हैं। तालियों की आवाज सुन अर्पिता अपनी सोच से बाहर आती है और सामने बहुत से दर्शकों को ताली बजाते देख हैरानी से चारों ओर देखती है। स्पष्ट का कारण समझ नहीं आता है तो पीछे मुड़ देखती है, जहां उसकी नज़र बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखे एक शाम लखनऊ के नाम शब्दों पर पड़ती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके नीचे ही उसकी नजरें किरण पर जाती है, जो दरवाजे के पास से एक पर्दे की ओर में खड़ी हुई उसको देख रही थी और इशारे से नीचे देखने को कहती है। उसकी बात सुन अर्पिता नीचे देखती है, जहां मंच देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह एकदम से घबरा जाती है। उसका घबराना स्वाभाविक ही है। इतने सारे लोग के बीच एक ऐसे इंसान का मंच पर पहुंचना जिसका इस क्षेत्र से कोई वास्ता ही नहीं है। अभी वहां खड़ी ही चारों ओर देखती है और मन ही मन सोचती है, ओ गॉड, ये कहाँ फंस गए हम। अब ये सभी ताली बजा बजा कर हमारा उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहे भी तो क्या कहे, हमें तो कुछ नहीं आता। इससे तो अच्छा है कि हम सत्य बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर सामने की तीसरी पंक्ति में बैठी हुई श्रुति पर पड़ती है। श्रुति हाथ ऊपर कर उसे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर ही रही होती है। अर्पिता उसे देख खुद से बुदबुदाती है, अगर श्रुति यहाँ है तो उसका भाई भी यहीं होगा, इसके इस पास के आसपास। अर्पिता उसके आसपास देखती है, जब प्रशांत को देख के उसका चेहरे पर चमक आ जाती है और मुख से कुछ शब्द खुद ब खुद निकलने लगते हैं और सामने बैठे प्रशांत को देखने लगती है, जो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अर्पिता मंच के नीचे आ जाती है और श्रुति के पास जाकर बैठती है। वाह अर्पिता, काफी अच्छी प्रस्तुति दी है तुमने, मुझे तो सरप्राइज ही कर दिया, कमाल की लाइनें कही है तुमने। श्रुति ने खुद सोते हुए अर्पिता से कहा। बस बस, बहुत तारीफ हो गई। अर्पिता श्रुति से कहती है, अब तारीफ वाला काम किया है तो तारीफ तो होगी ही। पास ही से आवाज आती है, जो पास में ही बैठे सात्विक की होती है। अर्पिता आवाज की तरफ मुड़ती है तो सात्विक को देख उसे कहती है, शुक्रिया आपका। सात्विक, अरे आप इतनी सी बात के लिए शुक्रिया कहेंगी। अर्पिता जी, इतनी सी बात तो नहीं है ये, अब आपने तारीफ की है तो शुक्रिया तो मुनासिब है हमारा। अर्पिता जी, इस शब्द से तो ये शब्द आपको कई बार दोहराना पड़ेगा। सात्विक मुस्कुराते हुए अर्पिता से कहता है। सात्विक की बात सुन अर्पिता कहती है, सात्विक जी, आपकी बात की तात्पर्य हम कुछ समझे नहीं, क्या आप समझाएंगे। मैंने ऐसा कुछ विशेष तो कहा नहीं जो आपको समझ में नहीं आया, बस इतना ही कहा कि आप मेरे तारीफ पर शुक्रिया कह रही है, तो फिर ये आपको यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपकी तारीफ ही हो रही। समझ गए हम। अर्पिता शांति से मुस्कुराते हुए सात्विक को कहती है और श्रुति की ओर देखने लगती है क्या तेरे प्रशांत भाई। अर्पिता धीमी आवाज में श्रुति से पूछती है। श्रुति धीरे से, हाँ जी यही है। अर्पिता प्रशांत की ओर देखती है, जो दोनों के बातचीत के हिस्से से परे होकर इस सुहानी शाम का आनंद उठा रहा है। किरण और आरब दोनों ही वहीं पास आ जाते हैं। वहां पर कुछ सीट अभी भी खाली होती है। दोनों खाली सीट देख वहीं बैठ जाते हैं। अर्पिता भी श्रुति और सात्विक से मिल अपना कजिन के पास ही जाकर बैठ जाती है और इस सुहानी शाम को एंजॉय करने लगती है। लेकिन मन तो बाबरा होता है ना, कहाँ वो किसी का सुनता है। उस पर पहला प्यार है, वो भी पहली नजर का प्रेम है, कैसे मन माने। वो तो वही जाएगा जहाँ प्रियतम है। यही हालत इस समय हमारी अर्पिता की है। लाख कोशिश कर रही है कि नजरें प्रशांत जी के पीछे ना भागे, लेकिन जब मन ही खुद ब खुद बस में ना रहा तो फिर ये तो निगाहों का बिन मन के ये कहाँ किसी की बावली सी बेलगाम हो वहीं भागे जाती है, जहाँ मन को चुराने वाला चोर बैठा हो, चित चोर बैठा हो कर। अर्पिता कनखियों से प्रशांत जी को देखती है। कुछ देर अलपक देखने के बाद फिर से सामने देखने लगती है। वही हमारे प्रशांत जी पूर्ण मनोरंजक के सबसे बेखबर होकर गजलों की दुनिया में विचरण करने लगते हैं।
वो अपना सर सीट के पीछे टिकाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। ओठ मंच पर मौजूद गजल गायक का सुरताल के संगम करते हुए हिलते लगते हैं और हाथ ऋतक के तान पर नृत्य कर रहे हैं। श्रुति कभी अपने भाई को देखती है तो कभी सामने बैठे गजल गायक को। दोनों को देख मुस्कुराती है और पिता की ओर देखने लगती है। उसके चेहरे पर भी उसे खुशी नजर आती है। ये देख वह सोचती है, मैं अर्पिता को यहीं बैठा देती हूँ। वो और भाई दोनों ही खूब मजे में हैं। मैं यहाँ अभी थोड़ी सी बोर हो रही हूँ। सोचते हुए श्रुति वहाँ से उठकर अर्पिता के पास जाती है और अर्पिता से कहती है, श्रुति, अर्पिता यार, तुम भी इन फंक्शन के मजे ले रही हो और वहाँ भाई भी मजे ले रहे हैं, तो तुम दोनों साथ साथ बैठकर एंजॉय कर लो। तुम वहाँ मेरी जगह जाकर बैठ जाओ और मैं यहाँ तुम्हारी जगह बैठकर कुछ देर गूगल महाशय के ही बातचीत कर लूँ। ओके, अर्पिता ने कहा और मुस्कुराते हुए खड़ी हो श्रुति के सीट पर आकर बैठ जाती है। बैठते हुए उसका दुपट्टे का सियर फिर से प्रशांत के हाथ पर जाकर गिरता है और पिछली बार की तरह इस बार भी अर्पिता का ध्यान ही नहीं होता है। प्रशांत के करीब बैठते ही उसे एक अनोखा एहसास होता है। उसका हृदय सामान्य गति से तेज धड़कने लगता है और हृदय में गुदगुदी सी उठती है, जिसे उसके लिए किसी शब्द का नाम देना मुश्किल लगता है। कांजी अपने धुन में मस्त होते हैं। उन्हें पर किसी वस्तु का होने का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोलते हैं तो नीले रंग के दुपट्टे का सिरा हाथों को देख वो अर्पिता की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर सुकून के साथ मुस्कान होती है और हाथों से रिदम तथा ताल के साथ एंजॉय कर रही होती है। सुनो, प्रशांत ने अर्पिता का आवाज देते हुए कहा। अर्पिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो इतने सारे लोग होते हैं एवं उनमें से कुछ साथी गुनगुना भी रहे होते हैं, जिस कारण वो सुन ही नहीं पाती है। सुनो, प्रशांत दोबारा कहता है। अर्पिता एक बार फिर से प्रशांत की ओर देखती है तो इसे अपनी तरफ देख प्रशांत हाथ ऊपर करते हुए कहता है, सुनो आपका दुपट्टा। ओ सॉरी, अर्पिता कहती है और फुर्ती से दुपट्टा हटाती है। प्रशांत उसके कुछ पास आकर उसे कहता है, सुनो तुम्हारी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, और वापस से अपनी धुन में मस्त हो जाता है। प्रशांत की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, करम हुआ हम पर हमारे खुदा का। एवं मंच पर प्रस्तुत की जा रही गजल ध्यान से सुनकर गुनगुनाने लगती है। तभी प्रशांत का फोन रिंग करता है। प्रशांत फोन निकालकर नंबर देखता है और एवं नंबर देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अर्पिता को कहता है, सुनो ये गजल 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तुम श्रुति की दोस्त हो तो उससे कहना कि मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। अर्पिता, जी हम उसे बता देंगे। प्रशांत थैंक्स कहता है और उससे वहां से बाहर चला जाता है। प्रशांत के जाने के बाद अर्पिता श्रुति की ओर देखती है, जो इस समय प्रस्तुत की जाने वाली गजल को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। कुछ ही देर में गजल समाप्त हो जाती है। अर्पिता श्रुति के पास जाती है और उससे कहती है, श्रुति तुम्हारे भाई बाहर खड़े हो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्रुति, ओ गॉड, अब मुझे जाना होगा। अभी तो मैंने शो को एंजॉय करना शुरू किया था, अभी तो पूरी शाम बाकी है। शाम? अर्पिता ने हैरानी से कहा। हाँ जी शाम, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही तो यही है, एक शाम लखनऊ के नाम। तो हुई ना शाम अभी बाकी, श्रुति ने उठते हुए कहा। अर्पिता, ओके चल हम भी तेरे साथ बाहर तक चलते हैं। यह अच्छा है, चलो कह के दोनों थोड़ा आगे बढ़ जाती है। श्रुति, हम जरा किरण और आरब को मैसेज कर सूचित कर देते हैं, श्रुति से कहते हुए अर्पिता किरण के नंबर पर मैसेज कर देती है। ओके, लेकिन ये किरण और आरब है कौन? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, श्रुति अर्पिता से कहती है। अर्पिता, ओ सॉरी, हमने तुम्हारा परिचय नहीं कराया। किरण और आरब हमारी मासी के बच्चे हैं। अभी तुम जिनके साथ बैठी थी वही है। ओके कहते हुए श्रुति पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ किरण और आरब अर्पिता की ओर देख रहे हैं और अर्पिता को अपनी तरफ देखता पा हाथ उठाकर थंब दिखा देते हैं। चलो अब चलते हैं, श्रुति ने कहा। वहीं सात्विक भी उसके पास ही होता है, जिसे देख श्रुति उससे कहती है, श्रुति, ओके सात्विक, मिलते हैं कल कॉलेज में, अभी तो मैं निकलती हूँ। ओके, तो क्या अर्पिता जी भी जा रही है तुम्हारे साथ? सात्विक ने पूछा। श्रुति, नहीं अर्पिता नहीं जा रही है, वो अपनी कजिन के साथ आई है, वो अपने कजिन के साथ आएगी। थैंक गॉड, सात्विक खुद से बुदबुदाता है। फिर ठीक है, सात्विक कहता है। ओके क्या श्रुति अर्पिता के साथ बाहर चली जाती है। बाहर प्रशांत अपनी बाइक पर बैठा होता है और फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसकी बातों में इस समय गंभीरता के स्थान पर
चुलबुलापन होती है। प्रशांत, हेलो माय स्वीट एंजल, क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों हो, नाराज हैं क्या? गुड, अच्छे बच्चे नाराज नहीं होते। मैं कल आऊँगा आपसे मिलने, और ये सीक्रेट है, अपनी मम्मा को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? गुड माय स्वीट लिटिल एंजल, बाय, लव यू कहते हुए प्रशांत फोन रख देता है। तब प्रशांत की बात सुन शॉक्ड हो जाती है। उसके मासूम दिल को जोर से झटका लगता है। वो समझती है कि वो बच्ची प्रशांत नहीं। अर्पिता एकदम से बोल पड़ती है, क्या हुआ अर्पिता, क्या नहीं? श्रुति हैरान होकर अर्पिता से पूछती है। कुछ नहीं श्रुति, वो बस दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे थे तो उसी में कह गए। तुम बताओ प्रशांत जी इतने प्यार से किससे बात कर रहे थे? श्रुति, भाई भाई इनकी एंजल से बात कर रहे थे। वो 2 साल की प्यारी सी बच्ची और भाई की जान है। हमारे कजन भाई की वाइफ की फ्रेंड की बच्ची है, त्रिशा, बहुत ही प्यारी है। भाई उसे सप्ताह में 1 दिन मिलने अवश्य जाते हैं। आज जा नहीं पाए तो वो गुस्सा जता रही होगी और भाई उसे मना रहे होंगे। जान बसती है दोनों को एक दूसरे में। ओह हाउ स्वीट, अर्पिता ने श्रुति से कहा। दोनों प्रशांत के पास पहुंचती है जहां श्रुति प्रशांत से कहती है, श्रुति भाई ये मेरी दोस्त है अर्पिता, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। तुम्हारी दोस्त है तो ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैं मंच पे नीचे आकर तुम्हारे पास आई थी तो मैंने गेस कर लिया था, लेकिन तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है ये कैसे? मेरा मतलब है कि मैंने इन्हें दूसरे कॉलेज में की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए देखा है, जो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। प्रशांत ने अर्पिता की ओर देखते हुए कहा। इसका अर्थ यह है कि हम अब प्रशांत जी को याद है, तभी तो ये लाइब्रेरी की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। अर्पिता मन ही मन सोचती है और कहती है, जी हम वहाँ हमारी कजिन के साथ उनके कॉलेज गए थे। वो कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड करने लगी थी, सो हम लाइब्रेरी में आकर बैठ गए। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे मैं प्रशांत, पैसे से एक बिजनेसमैन के साथ पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर हूँ। यही पास ही में एक एकेडमी में इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाता हूँ, स्पेशली गिटार। प्रशांत के हाथ आगे बढ़ते हुए अर्पिता से कहा। प्रशांत की उसकी तरफ हाथ बढ़ाने पर अर्पिता के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। मन में तो खुशी से लड्डू फूटने लगते हैं। मन मयूर बाग बाग हो नृत्य करने लगता है, लेकिन चेहरे के भावों को सामान्य रखते हुए पूरी कोशिश करते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। प्रथम स्पर्श के आनंद भी अनुभूति उसके मन को तारों को छेड़ते हुए हृदय को धड़कने में झंकार करते हुए रूह तक पहुंचती है। प्रशांत हाथ मिलाकर हाथ को पीछे कर लेता है और श्रुति से कहता है, क्या बात है छुटकी, तेरी दोस्त तेरे साथ है और तूने कुछ ऑफर भी नहीं किया, तब से यही खंबे की जैसी खड़ी हो, थोड़ी बहुत मैनर है कि नहीं? प्रशांत की बात सुन श्रुति कहती है, आपको तो मैं घर पर देख लूंगी। और अर्पिता से कहती है, वहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा है, चलो चलकर खाते हैं। अर्पिता, नहीं श्रुति अभी नहीं, फिर कभी। और एक बात कहें हम? श्रुति, बोलो, पूछती क्यों है यार, बोल दिया करो। अर्पिता, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम सहेलियां हैं ना, तो सहेलियां में औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दूसरे का मन होगा तो हक से कह सकते हैं, यूँ खाना पूर्ति के लिए नहीं, समझी कि नहीं? अर्पिता ने प्रशांत की तरफ देखते हुए कहा। अर्पिता की बात सुन श्रुति प्रशांत की ओर देखती है और मुस्कुराती हुई कहती है, हम समझ गए और शायद कोई और भी समझ गया। वही प्रशांत अर्पिता की इस बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रहता। मन ही मन सोचता है, क्या बात है, सलीके और सलीके से जवाब देने की कला अच्छे से आती है इन्हें। प्रशांत, तो अब चला जाए छुटकी, तेरे देर हो रही है। भाई, श्रुति कहती है। प्रशांत अर्पिता की ओर देखकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। अर्पिता खुश होते हुए कहती है। प्रशांत बाइक स्टार्ट कर देता है और श्रुति अर्पिता के गले लगकर प्रशांत के पीछे बैठ जाती है और दोनों अर्पिता को बाय कहे वहां से चले जाते हैं। अर्पिता प्रशांत को जाते देखती है और सोचती है, अच्छा हुआ हम यहाँ आए, इनसे हमारा संदेह भी दूर हुआ, साथ ही साथ आपके करीब से जानने को समझने को थोड़ा सा सही मौका तो मिला। बाइक को आंखों से ओझल होने के बाद अर्पिता वहां से वापस किरण और आरव के पास चली आती है। अर्पिता किरण और आरव के पास आ जाती है और उनके साथ कुछ देर बैठकर एंजॉय करती है। वही अर्पिता से कुछ ही दूर पर सात्विक भी मौजूद होता है, जिसका ध्यान प्रोग्राम में हो रही प्रस्तुति पर न होकर अर्पिता पर होता है।
सात्विक जानबूझकर अर्पिता से थोड़ी दूर पर बैठा है जिससे वो मन भर अर्पिता को निहार सके। पहले प्यार की कहानियां शुरू हो चुकी है। अर्पिता और सात्विक दोनों का ही ये पहली नजर वाला प्रेम है। वही प्रशांत जी, वह अभी तक इन एहसासों से अनजान, ये गंभीर लेकिन हालातों के अनुसार ढलने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिसे अच्छाई और गुण तो ऊपर वाले का झोले भरकर दिया है, लेकिन इन दोनों का ही उपयोग हर जगह नहीं करते। टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी अपनाते हैं, अपनों के लिए हरदम खड़े मिलते हैं और दूसरों शब्द कहा जाए तो यह हमारे प्रेम जी के ही कार्बन कॉपी है। कुछ समय गुजरने के बाद आरब एक नज़र अपने हाथ में बंदी घड़ी पर डालता है जिससे रात्रि के 11 बज चुके हैं। समय देख आरब किरण और अर्पिता से कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। घर पर माँ पिताजी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है भाई, किरण ने कहा। ओके फिर चलते हैं, आरब ने खड़े होकर कहा। इसके साथ किरण और अर्पिता भी खड़ी हो जाती है। अर्पिता को खड़ा देख सात्विक सोचता है, लगता है अर्पिता जी अब घर जा रही है, तभी खड़ी हो गई है। सात्विक भी उठकर अर्पिता के पीछे आ जाता है और चलते हुए कहता है, तो अर्पिता जी आप शो को आधा ही छोड़कर घर जा रही है। अर्पिता सात्विक की बात सुनकर कहती है, नहीं तो किसने कहा आपसे सात्विक जी। देख कहना क्या है, आप तीनों एक साथ खड़े हुए हैं और बाहर की ओर जाने लगे तो मैंने गेस कर लिया कि आप घर जा रही है, सात्विक ने कहा। अर्पिता जी आपका अनुमान तो बिल्कुल सही है, हम घर ही जा रहे हैं, लेकिन शाम आधी होकर नहीं, क्योंकि शाम ढल चुकी है। अर्पिता की बात सुन किरण और आरब सात्विक तीनों हंस देते हैं और सभी एक दूसरे की बातचीत करते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकल कॉलेज पार्किंग में आ जाते हैं। वैसे अर्पिता जी आपके साथ जो मौजूद है उनसे मेरा परिचय नहीं करवाएंगी, सात्विक ने अर्पिता की ओर देखते हुए कहा। अर्पिता अवश्य सात्विक जी, ये जो हमारी मासी के बच्चे हैं, ये मासी का बेटा आरब और ये किरण, और किरण आरब ये हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, सात्विक नाम है इनका, कल ही मुझसे मुलाकात हुई है इनकी। सात्विक हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। ये देख आरब और किरण दोनों हल्की सी मुस्कान अपना चेहरे पर रखते हुए हाथ जोड़ नमस्ते करते हैं। सात्विक मन ही मन सोचता है, अर्पिता जी वैसे तो मेरी नमस्ते आदत है नहीं, मैं तो सीधा हाथ मिलाकर अभिवादन करता हूँ, लेकिन आपके स्वभाव को देखकर मैं इतना समझ गया हूँ कि आपको हर बात में भारतीयता पसंद है, इसलिए आपको प्रभावित करने के लिए मेरी छोटी सी कोशिश है। ओके सात्विक जी बाय, अब कल कॉलेज में मिलते हैं, अर्पिता ने कहा। सात्विक जी बाय अर्पिता जी। अर्पिता, किरण और आरब तीनों वहां से बाइक लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सात्विक भी गुनगुनाते हुए वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर तीनों बीना जी, हेमंत जी और दया जी से मिलकर उन्हें शुभ रात्रि का सोने के लिए चले जाते हैं। अर्पिता और किरण दोनों अपने कमरे में बेड पर लेटी होती है और दोनों आज के फंक्शन के बारे में ही बातचीत कर रही होती है। किरण, अर्पिता तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी आसानी से मंच पर प्रस्तुति दे कैसे ली? जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने तुझे ऐसे सॉन्ग सुनाते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने तो तुझे गाना सुनाते हुए देखा ही नहीं है। फिर कैसे तुम वो लाइन बोल गई और जगजीत जी की गजल भी गा गई, कैसे? अर्पिता, ओहो किरण, माना कि हमने घर पर गाने नहीं सुने, लेकिन आजकल के ऑटो रिक्शे वाले कम थोड़े ही पढ़ते हैं। एक दिन ऑटो में जाते हुए सुन ली थी। किरण, ओह तो ये बात है, तभी मैं सोचूं तुमने गजल गा कैसे ली। वैसे प्रस्तुति तो लाजवाब ही रही। ओके अब हमें नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। रात के 12 बज रहे हैं किरण, और हमें लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, सो शुभ रात्रि, अर्पिता किरण से कहती है। किरण, ओके अर्पिता, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। दोनों ही चादर तान सपनों की दुनिया में खो जाती है। अगले दिन अर्पिता जल्दी जाग जाती है एवं सारे दैनिक कार्य कर दया जी के पास चली आती है। दया जी उस समय अपने बाल गोपाल की अर्चना पूजा में रत होती है। अर्पिता भी वहां आकर उनकी मदद करने लगती है। दया जी अर्पिता को अपने पास देख मुस्कुराती है और फिर से अपने कार्य में लग जाती है। दया जी के पास से आकर अर्पिता हेमंत जी के पास जाती है और जो हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अर्पिता उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और वहां से बीना जी के पास जाती है। अर्पिता, गुड मॉर्निंग मासी। बीना जी, गुड मॉर्निंग लाली, तुम सुबह यहाँ कुछ चाहिए कि था क्या? ओ मासी, हमें अपने एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनानी है।
कॉफी खाली मग हाथ में लेकर अर्पिता कहती है, ओके तो तुम चलकर बैठो, कॉफी बनाकर लाती हूँ। बीना जी रसोई कार्य करती हुई कहती है, नहीं मासी, कॉफी तो हम खुद से बना लेंगे, आप हमें ये बता दीजिए कॉफी का डब्बा रखा कहाँ है। ठीक है लाली, डिब्बा वो सामने के खाने में रखा है, बीना जी इशारे से बताती हुई कहती है। अर्पिता जाकर कॉफी का छोटा सा डिब्बा उठा लेती है और दूध उबालने रख देती है। बीना जी हेमंत जी के लिए ग्रीन टी तैयार कर रही होती है। इतने में कॉफी फेंटने लगती है। कुछ ही देर में कॉफी तैयार हो जाती है तो अर्पिता कॉफी और ग्रीन टी लेकर रसोई से बाहर चली जाती है। हेमंत जी को ग्रीन टी और खुद ही वहीं बैठकर कॉफी पीने लगती है। अर्पिता, आपका कॉलेज कैसा जा रहा है? मन लग गया कि नहीं वहाँ? हेमंत जी ने अर्पिता से पूछा। जी मौसा जी, अर्पिता कहती है। हेमंत जी, अर्पिता कॉलेज में एक दो फ्रेंड्स बनने की नहीं, मेरे ख्याल से अब तक तो एक दो फ्रेंड भी बन चुके होंगे। जी मौसा जी, फ्रेंड्स भी बन गए हैं, श्रुति नाम है उसका, वही लखनऊ से है। गुड, तो फिर अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब तो मन ही मन रचने लगेगा। हेमंत जी ने न्यूज़पेपर पलटते हुए कहा। पिताजी, अच्छा तो अब आप अपना कार्य करिए और मैं अब रेडी हो ऑफिस के लिए निकलता हूँ, कहते हुए हेमंत जी वहाँ से चले जाते हैं। वही अर्पिता गृह कार्य के किरण की मदद करने लगती है। लाली, बीना जी ने रसोई से निकलते हुए आवाज दी। अर्पिता जो सोफे की सफाई किरण की मदद कर रही होती है, बीना जी की आवाज सुन कहती है, जी मासी। बीना जी हॉल में आ जाती है और अर्पिता की कार्य करता देख उसे डांटते हुए कहती है, अर्पिता कितनी बार मना किया है तुमने, ये सब कार्य तुम रहने दो, किरण और मैं दोनों कर लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमने कभी ये सारे कार्य नहीं किए हैं तो तुम्हें आदत भी नहीं होगी और तकलीफ भी होगी, वो अलग। ओह मासी, माना कि कभी नहीं किया है, लेकिन कार्य सीखा भी जा सकता है ना, तो हमें कुछ तो करने दो, ऐसे तो हम बहुत बोर हो जाएंगे और हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कहते हुए अर्पिता दुखी होने का अभिनय कर मुंह लटका देती है। बीना जी अर्पिता की नौटंकी देख हंस देती है और उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है, चलो ठीक है, करो मदद, लेकिन ज्यादा नहीं, उतनी ही जितनी देर किरण कार्य करती है। सब सच मासी। बीना जी की बात सुन अर्पिता खुश होकर कहती है, अच्छा हुआ मैं तुमसे ये पूछने आई थी, आज तुम कॉलेज से कितने बजे वापस आ जाओगी? मैं मॉल जाने को सोच रही थी, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम भी चलना, वही फिनिक्स में चलेंगे, बीना जी ने कहा। माँ ने अर्पिता से कहा, मुझसे नहीं, सोचकर किरण उदास हो जाती है। अर्पिता की नज़र किरण पर पड़ती है। अर्पिता, मासी तो क्या हम अकेले ही जाएंगे, किरण नहीं चलेगी? अर्पिता किरण की ओर देखते हुए कहती है, जिसके चेहरे पर अर्पिता की बात सुन मुस्कान खिल जाती है और पलकें झपकाकर अर्पिता को थैंक्स कहती है। हाँ, किरण भी जाएगी, जानती हूँ मैं कि अब तुम दोनों साथ हो तो भला अकेले कहीं घूमने जाने से तो रहो ही। ये तो ना जाने कैसे कॉलेज अलग अलग मिल गए तुम्हें, वरना एक ही कॉलेज होता तो फिर तो 24 घंटे एक दूसरे के नाम की माला जपते रहते। सही कहा आपने माँ, हम बहनें हैं तो इतना प्यार तो लाजिमी है न किरण? अर्पिता के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख साइड में गले लगते हुए कहती है, हाँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। बीना जी खड़े हो दोनों के हाथों से बलाए लेती हुई कहती है। और अर्पिता एक दूसरे को देख मुस्कुराती है और अपने कार्यों को निपटाने में लग जाती है। ठीक, तुम दोनों इस काम को खत्म कर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाना, शाम को 5 बजे हम तीनों मॉल चलेंगे। जी मासी, अर्पिता ने कहा। बीना जी वहाँ से दया जी के पास चली जाती है। किरण और अर्पिता अपना कार्य समाप्त कर कमरे में चली जाती है और कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगती है। कुछ ही मिनटों में दोनों तैयार हो जाती है और अपने कॉलेज बैग उठाकर फटाफट कमरे से नीचे आ जाती है। मासी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, अर्पिता ने हॉल से बीना जी को आवाज देते हुए कहा। ओके लाली, ध्यान से जाना दोनों, बीना जी ने रसोई से आवाज देते हुए कहा। ठीक है माँ, कह किरण और अर्पिता दोनों एक साथ बाहर निकलती है। आलमबाग से निकलकर अर्पिता किरण को बाय कर ऑटो में बैठ कॉलेज निकल जाती है। वही किरण कुछ आगे पैदल चल कॉलेज कैंपस जाने के लिए ऑटो पकड़ती है। कुछ ही देर में अर्पिता कॉलेज जाती है, जहाँ सात्विक कॉलेज के दरवाजे पर ही खड़ा हो अर्पिता के आने का इंतजार कर रहा होता है। अर्पिता को ऑटो से उतरते देख धीरे से कहता है, थैंक गॉड अर्पिता जी आ गई।
ऑटो वाले को पैसा दे अर्पिता कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचती है। सात्विक, हाय अर्पिता, सात्विक ने हाथ हिलाते हुए कहा। अर्पिता, हेलो सात्विक जी। सात्विक, अर्पिता जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अर्पिता, अब ये तो आपकी कही बात तय करेगी कि हमें बुरा लगेगा या नहीं, आप कहिए। सात्विक, ओके, मुझे कहना था कि आप पर यह हरा रंग अच्छा लगता है। ओह थैंक यू सात्विक जी, और चारों ओर देखने लगती है। सात्विक जी, लगता है अभी तक श्रुति आई नहीं है, अर्पिता ने पूछा। जी अभी तक नहीं आई है, बस वो आने वाली ही होगी, सात्विक ने कहा। ठीक है, तो हम जाकर लाइब्रेरी हो आते हैं, कुछ साहित्य की किताबों की क्यों करा है। लेक्चर शुरू होने में अभी 20 मिनट समय है, अर्पिता ने घड़ी देखते हुए कहा। ठीक है अर्पिता जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, सात्विक ने कहा। आप यहीं रुकिए, श्रुति आ जाए तो आप प्लीज उसे बता दीजिएगा कि हम लाइब्रेरी में हैं, बेकार में वो हमें ढूंढते हुए परेशान होगी। ठीक है क्या? सात्विक वहीं खड़ा हो जाता है और अर्पिता आगे बढ़ जाती है। कुछ कदम चलती है कि तभी उसे बाहर बाइक रुकने का हल्का सा स्वर सुनाई देता है। यह स्वर तो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कल हमने प्रशांत जी के बाइक का सुना था, अर्थात आज श्रुति को छोड़ने प्रशांत जी आए हुए हैं। ख्याल आते ही अर्पिता तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। उसकी नजर दरवाजे पर जाकर टिक जाती है। दरवाजे के उस पर प्रशांत जी श्रुति के साथ स्वप्न, ओ गॉड, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? अर्पिता अपनी आंखें मसलते हुए कहती है। नहीं, ये स्वप्न नहीं है, हकीकत है, ये प्रशांत जी ही है। अर्पिता अपने कदम पीछे खींच वापस दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। श्रुति अर्पिता को देखती है तो हाथ हिलाकर हाय कहती है। अर्पिता मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर हिला देती है। अर्पिता और सात्विक दोनों ही आगे बढ़ श्रुति के पास आ जाते हैं। प्रशांत एक बार अर्पिता को देखता है और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रख हेलो कहता है। कितनी प्यारी आवाज है, अर्पिता मन ही मन खुद से कहती, क्योंकि स्पष्ट कहने की उसमें अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है। जी हेलो, अर्पिता ने कहा। प्रशांत श्रुति की ओर मुखातिब होकर कहता है, ठीक समय पर मॉल में पहुंच जाना, मैं, चित्रा और तिरसा दोनों एक साथ मॉल पहुंच जाएंगे। शाम को मूवी का प्लान है, मिस मत करना, बाकी सभी भी वहीं आ जाएंगे। ओके भाई, आप टेंशन मत लो, मैं शाम को ठीक 5 बजे फिनिक्स में ही मिलूंगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं शाम को, कह प्रशांत अपनी बाइक मोड़ता है और रोककर मुड़ते हुए कहता है, अर्पिता सुनो, अगर शाम को फ्री हो तो तुम भी श्रुति को ज्वाइन कर सकती हो, कह प्रशांत वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए अपने कहे शब्दों को द्वारा अर्पिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाता है। प्रशांत जी ने जो अभी कहा उसे सोचकर ही अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे श्रुति देख लेती है। श्रुति अर्पिता के पास जाती है और उसके धीरे से कहती है, अर्पिता, यूं बिना वजह चेहरे पर मुस्कुराहट का रहना कोई साधारण बात नहीं होती। संभल कर रहना, जिस रास्ते पर तुम बढ़ रही हो उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े तो है ही, साथ ही फिसलन भरे भी है। जरा सी भी ध्यान हटने से दुर्घटना घटित होने का अंदेशा रहता है। श्रुति की बात सुन अर्पिता श्रुति के सामने आती है और उससे कहती है, श्रुति तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अर्पिता, मैं कुछ विशेष नहीं कह रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ, चलते चलते कभी कभी रास्ते के सड़क बेहद उबड़ खाबड़ आ जाती है तो हमें उस समय ध्यान से चलने की आवश्यकता होती है। अच्छा जी, तो श्रुति मैडम जी अब ये भी बता दीजिए कि आपको इतनी जानकारी कैसे, इस रास्तों का नाबाबिक कैसे हो सकती हूँ? अर्पिता, मैं तो राही ठहरी जो इन रास्तों पर अपने शौक के लिए चल रही हूँ, श्रुति ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। इसके स्वर में गंभीरता होती है और स्वर में एक झटपटाहट जिसकी एक झलक अर्पिता को महसूस होती है। क्या मतलब श्रुति? हम कुछ समझे नहीं। अर्पिता उलझन भरे स्वर में श्रुति के पास जाकर उससे कहती है। अर्पिता की बात सुन श्रुति एक गहरी श्वास ले पीछे मुड़ते हुए कहती है, अर्पिता, मैं इस रास्ते की बात कर रही हूँ, ये जो तुम देख रही हो ना, कॉलेज के अंदर जाने वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सब हुए इसके राही, एवं इसी रास्ते पर हम साथी शौक से गुजरते हैं कि नहीं? क्या? श्रुति मुस्कुराने लगती है। ओह गॉड श्रुति, तुम्हारी बात सुन एक पल के लिए हम सोच में पड़ गए थे कि कहीं तुम उस रास्ते, खैर उस बात को यही खत्म करते हैं और हम सब अब लेक्चर रूम की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति सात्विक के पास जाती है और हाई फाई कर पूछती है, तो मिस्टर सात्विक, कैसा लगा आपको कल का प्रोग्राम? सात्विक, बढ़िया, शानदार, माइंड ब्लोइंग, और हिंदी में क्या कहते हैं, अद्भुत।
हाँ, अद्भुत अनुभव रहा। सात्विक और श्रुति आपस में बातचीत करने लगते हैं। श्रुति के चेहरे की मुस्कुराहट देख अर्पिता मन ही मन सोचती है कि ये लड़की भी ना थोड़ी अजीब है। जब से हम इससे मिले हैं तो इसके तो नित्य नए रूप देखने को मिलते हैं। अर्पिता, श्रुति और सात्विक तीनों ही कॉलेज पहुंचते हैं, जहां अर्पिता और सात्विक तो लेक्चर रूम के आगे बैठने के लिए जाते हैं। तभी श्रुति दोनों के बैग छीनकर पीछे दौड़ाती है और एक खाली सीट पर जाकर रख देती है। सात्विक का बॉयज की तरफ और अपना तथा अर्पिता का गर्ल्स की ओर रख लेती है। इसी तरह तीनों एक साथ ही बैठते हैं। अर्पिता बैग उठाकर किताबें पढ़ने लगती है तो श्रुति चिढ़ते हुए उससे कहती है, यार पढ़ लिख लियो आराम से, लेकिन अब जब लेक्चर आ जाए क्लास में, अभी तक तो वो आए ही नहीं, तो कुछ और ही काम करते हैं। अब क्या करना है श्रुति? अर्पिता बुक्स रखकर पूछती है। करना कुछ नहीं है, सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मौज ही कर ली जाए, उधम कर लिया जाए, श्रुति बेफिक्री से कहती है। उसकी आंखों में शरारत की चमक दिखाने लगती है। उसकी बात सुनकर अर्पिता हैरान हो देखती है। क्या कहा शरारत? ये कौन सी उम्र है उधम करने की श्रुति? अब तो पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र है, समझी कि नहीं? अर्पिता ने कहा। अर्पिता की पढ़ाई वाला काम भी करना ही चाहिए, लेकिन हमें इनके कारण जिंदगी से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुलकर जिंदगी का हर पल जीना चाहिए। तुम्हें पता है, बहुत से बच्चे तो पढ़ाई के दबाव के कारण ही तनाव में आ जाते हैं। किताबी ज्ञान का बोझ तो इतना बढ़ जाता है कि वास्तविकता से दूर होते चले जाते हैं। खैर, यहाँ मैं फालतू की बातें न करने वाली, मैं तो यहाँ कुछ और ही बात कर रही थी। सही कहा, अर्पिता कहती है। दोनों बातों में लगी होती है और सात्विक दोनों की ओर देख बस मुस्कुरा देता है। क्लास में लेक्चर आ जाते हैं तो श्रुति मुंह बनाते हुए कहती है, ये ले अर्पिता, ना तेरी रही ना मेरी, हो गया काम। आप ये प्रोफेसर, अब तुझे तो मैं क्लास के बाद देखती हूँ। कहते हुए श्रुति चुप होकर बोर्ड की ओर ध्यान देने लगती है। अर्पिता उसके ड्रामों को देख मुस्कुराती है और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगती है। लेक्चर खत्म हो जाता है और तीनों बाहर आकर बैठ जाते हैं। श्रुति, अर्पिता, अब तुम मुझे ये बताओ, मेरा उतना टाइम क्यों वेस्ट कराया तुमने? क्यों? अच्छा खास 5 मिनट थे मेरे पास और थोड़े मजे ले लेती मैं, लेकिन नहीं। अरे श्रुति, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा करने में क्या रखा है? और वैसे भी क्लास टाइम में मस्ती क्या करना, अब गुस्सा बाद में करना, पहले कैंटीन चलते हैं। भूख लगी होगी ना तुम्हें? मैंने एक किताब में पढ़ा है कि गुस्सा करने के बाद भूख बहुत लगती है, जिससे और ज़्यादा चिड़चिड़ी बढ़ जाती है। अर्पिता थोड़ी हंसते हुए कहती है, हंस लो तुम अभी। वैसे अर्पिता, यह अपनी टोली का एक और सदस्य कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या कहीं निकल लिया? तीन नजरें घुमाकर चारों ओर देखते हुए कहती है, ओए, इतनी जल्दी में कहीं नहीं निकलने वाला। अभी तो दोस्ती की शुरुआत हुई है और तुम अभी मुझे निकाले दे रही हो। वेट, सात्विक ने श्रुति के पीछे से उठते हुए कहा। एकदम से आवाज सुन श्रुति चौंक जाती है। फिर जब देखती है कि सात्विक है तो वह उसके सर पर हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक मारकर कहती है, आगे नहीं लुढ़क सकता था? एकदम से उठते हुए कान के पास आकर बोलने लगा, डरा ही दिया मेरे को। क्या कहा तूने अभी? कि तुम डर गई? कुछ ऐसा ही मुझे सुनाई दिया। क्या अर्पिता जी, आपने भी ऐसा ही कुछ सुना? बताइए। सात्विक की नौटंकी देख अर्पिता को हंसी तो बहुत आ रही है, लेकिन जैसे तैसे हंसी दबा कहती है, अब ये आप दोनों दोस्त जाने, हमें बीच में न घसीटो। अब आप लोग अपना मसला सुलझाओ, हम चले कैंटीन। अब मसला सुलझाया जाए तो दोनों कैंटीन आ जाना। कि अर्पिता, तुम आगे चलो, मैं अभी आती हूँ, श्रुति कहती है और सात्विक से कहती है, देखो डर वर तो मुझे लगता नहीं है, उस दिन तो बस समझदारी दिखा रही थी। अर्पिता वहां से चली जाती है। अच्छा, समझदारी दिखा रही थी तुम, तो साबित करो अपनी बात। तुम किसी से नहीं डरती, ओके? सात्विक ने कहा। ओके डन। क्या श्रुति चारों ओर देखती है तो उसे बगीचे में दूसरे कोने के क्लास में वह सभी लड़कों को झुंड बना बैठा हुआ दिख जाता है। श्रुति उनकी तरफ देखती है और सात्विक से कहती है, चैलेंज दिया है ना, तो तुमने मुझे, तो अब देखो मैं क्या करती।
क्या श्रुति आवेश में उठकर वहां जाती है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ती है तो उसने पूरी ग्रुप को देख उसके चेहरे का हवैया उड़ने लगती है। वह एक बार पीछे मुड़ देखती है तो सात्विक को अपनी तरफ ही देखता हुआ पाती है। सात्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। उसे देख श्रुति मन ही मन कहती है, श्रुति सेखी जोश में तो चैलेंज तो ले लिया, अब उसे पूरा करेगी कैसे। अर्पिता तो गई कैंटीन, जो अकेली इस सब पर भारी पड़ जाती। सात्विक महाराज तो तेरी कुछ मदद करने से रहे, क्योंकि चैलेंज तो इसी ने दिया है। अब तो तुझे शुरुआत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लाइफ टाइम डरपोक बोल बोल कर यूं तुझे टॉर्चर करता रहेगा। चल श्रुति, हो जा शुरू। वैसे भी मैं डरती कहाँ हूँ, अर्पिता से भी तो यही कहा था मैंने। ये गहरी सांस लेती है और उसकी तरफ तेज कदमों से चलने लगती है, लेकिन उनके पास पहुंचते पहुंचते उसका हौसला फिर से पस्त हो जाता है और वह जाते जाते उनके साइड से निकल जाती है। करीब 5 छात्रों का झुंड होता है। श्रुति का अपने बगल से निकलता देख वो कहते हैं, उस दिन हम सबकी बहुत बेइज्जती कराई थी ना, इससे ने आज इससे ही मजा चखाते हैं। वैसे भी ये डरपोक सी लड़की है, इससे कुछ कहेंगे भी तो आगे कोई परेशानी नहीं होनी है, काहे कि ये तो बड़ी दब्बू किस्म की है। श्रुति को एक तरफा हटता हुआ देख सात्विक की हंसी छूट जाती है और वह श्रुति की तरफ बढ़ जाता है। कुछ कदम चल ही पाया होता है कि वह लड़के श्रुति के आसपास उसे देखते हैं। वह सभी 2 हाथ दूरी पर खड़े हैं। है श्रुति, श्रुति मिश्रा, आज अकेले अकेले कहाँ जा रही हो। आगे 2 लड़कों ने श्रुति से कहा। आवाज सुनकर श्रुति पीछे पलटती है और कहती है, इससे आपको चुप हो जाती है। क्या हमें क्या आगे बोलेगी आप, या जबान तलू से ही चिपक गई है। सात्विक श्रुति को खामोश देख उनकी तरफ बढ़ता है। वह श्रुति अर्पिता के कहे शब्दों को मन ही मन दोहराती है और आगे बोलती है, मैं कहीं भी जाऊं इससे आपको क्या, आपका इससे कोई वास्ता नहीं है, सो प्लीज अपने काम से काम रखिए। श्रुति को एक ही साथ में ये सब कह जाती है। श्रुति के चेहरे पर डर देख लड़के हंस पड़ते हैं और कहते हैं, ये देखो मोहतरमा बातें हिम्मत वाली कर रही थी और चेहरे पर डर दिखाई दे रहा। तो स्वीट, एक लड़के ने श्रुति का मजाक बनाते हुए कहा। अच्छा तो आपकी मीठा चाहिए, अभी तो देते हैं हम, अर्पिता ने आते हुए कहा और फटाक से श्रुति के आगे वाले पॉकेट से एक 5 वाली 5 स्टार निकाल कर कहती है, भैया अब स्वीट मैं तो यही 5 स्टार ही है, लीजिए सोचकर खा लीजिए। कि एक बड़ी बहन ने अपने छोटे से तुतलाते हुए भाई को बड़े ही प्यार से दी है, क्योंकि उसे छोट स्वीट चाहिए था ना। नाउ हैप्पी लिटिल बॉय। ठीक है, बाय बाय। चल श्रुति के अर्पिता उसका हाथ पकड़ वहां से चली आती है। सात्विक जो लगभग उन लोगों के पास ही पहुंच चुका था, अर्पिता की बात सुन की हंसी छूट जाती है और वो हंसता हुआ उसके पीछे चल आता है और उन सब लड़कों का मुंह एक बार फिर से देखने लायक होता है। अर्पिता, श्रुति और सात्विक तीनों वहीं अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही तीनों बैठते हैं श्रुति की हंसी छूट जाती है और उसके साथ साथ सात्विक भी। अर्पिता वहीं चुपचाप बैठी रहती है। जब वो दोनों चुप हो जाते हैं तब अर्पिता बोलना शुरू करती है, सात्विक जी ये क्या था, हमने सब सुना किस तरह आपने श्रुति को चैलेंज किया, क्यों किया ऐसा। हमें बिना वजह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था। अगर श्रुति उनके सामने कमजोर पड़ जाती तो ये तो अच्छा था कि जाते जाते आपकी कही हुई बात हमारे कानों में पड़ गई, जिससे हम कैंटीन गए ही नहीं तो आज कॉलेज जो पढ़ने के स्थल युद्ध भूमि बन ही जाता, क्योंकि आप ही चल पड़ते श्रुति का बॉडीगार्ड बनकर। ये नहीं सोचा कि 5 और 2 क्या हाल करते हो आपका। अर्पिता का थोड़ा सा गुस्से देख सात्विक और श्रुति गर्दन नीचे कर लेते हैं और नीचे गर्दन घुमाकर एक दूसरे की ओर देखते हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे बहुत मजा आ रहा हो सुनकर। अच्छा ही है जो हमने आपको अपना मित्र स्वीकार नहीं किया, कर लेते तो घनी मुसीबत में ही पड़ जाते, क्योंकि हमें तो सरोकार रखना है न पढ़ाई लिखाई से। और श्रुति तुम भी कम नहीं हो, तुम कहा और तुम फटाक से चल पड़ी। बड़ी बहादुर हो ना, फिर क्यों अटक गई थी उनके सामने। अरे ऐसे लोगों के सामने यूं अटक फटक कर बोलोगी तो ये तुम्हारे डर का फौरन पहचान लेंगे। समझ में आई बात या ज्ञान दे हम। अर्पिता अपनी बात खत्म करते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर श्रुति कहती है, आज का कोटा पूरा हो गया हो अर्पिता, अब कल के लिए बाकी रख लो। और खिलखिलाने लगती है।
ओ माय गॉड, मतलब इतना कुछ कहने पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा? अर्पिता ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, पड़ा है ना फर्क, ये कि अब ये कोई ऐसे काम बिन सोचे समझे नहीं करना है, पूरी प्लानिंग के साथ करना है। श्रुति ने अर्पिता के पास जाकर उसे साइड हॉक करते हुए कहा। हे भगवान, ये लड़की है या आफत? अर्पिता खुद को ही सिर पीट कर खड़ी हो जाती है। चलो अब घर ही चलते हैं, तुम तो सुधरोगी, उल्टा हम ही बिगड़ जाएंगे तुम्हारी संगत में। अर्पिता अपना बैग उठाते हुए कहती है। सात्विक का दिल पर अर्पिता की कही हुई बात गहरा असर पड़ जाती है। ना अर्पिता जी, आगे ऐसी गलती नहीं होगी जिससे मैं आपको मित्र बनने का चांस ही खो दूं, वह खुद ही कहता है। चलो अर्पिता, श्रुति ने कहा। अर्पिता, श्रुति और सात्विक तीनों कॉलेज के गेट से बाहर आ जाते हैं और ऑटो पकड़कर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सात्विक और श्रुति और अर्पिता तीनों ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं और अर्पिता हाथ में बंधी हुई घड़ी पर नजरें गड़ती है और ड्राइवर से ऑटो तेज चलने को कहती है। कुछ ही देर में ऑटो उसे आलमबाग के टेम्पो स्टैंड पर पहुंचा देता है। अर्पिता जल्दी में होती है, सो वो ऑटो चालक को बिन देखे पैसे पकड़ाकर घर के लिए कदम बढ़ा देती है। 2 बज चुके थे, धूप भी तेज हो रही थी। मासी हमारा इंतजार कर रही होगी और हम अभी तक घर नहीं पहुंचे, उन्हें फोन कर बता देते हैं। ओ गॉड, फोन, सब झमेले में हमने फोन का ख्याल तो बिल्कुल नहीं आया। मासी ने भी कॉल अवश्य करी होगी, सोचते हुए अर्पिता अपने बैग के पॉकेट में हाथ डाल फोन निकाल कर देखती है, जिसमें बीना जी की 2 मिस्ड कॉल पड़ी होती है, वो अभी कुछ ही देर पहले की है। थैंक गॉड, अर्पिता ऊपर गर्दन कर देखते हुए मन ही मन कहती है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचती है। सॉरी 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 मासी, वह हमें आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, दोस्तों के साथ समय का पता ही नहीं चला, अर्पिता ने हॉल में बैठी बीना जी से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट होती है। अरे कोई बात नहीं लाली, मैं क्या समझती नहीं, मैंने भी कॉलेज में पढ़ाई की हुई है, सहेलियों के साथ बैठे बैठे कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बीना जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता, मासी, अच्छा मासी, शाम को जाना है ना मॉल? बीना जी, हाँ लाली, जाना तो है मासी, हम कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, अर्पिता धीमे स्वर में बीना जी से कहती है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती है। अर्पिता, जो कहना है स्पष्ट कहिए, इसके लिए इतना क्या सोचना? अब मासी है हम, मासी से कहने में भी झिझक महसूस करेगी तो किससे कह पाओगी फिर? हाँ, बीना जी ने अर्पिता की ओर देखते हुए सवाल करते हुए कहा। नहीं मासी, वो हम ये कहना चाह रहे थे कि आज हम मॉल में भी फूड सेक्शन में खाना खाना है। अर्पिता बात बदलते हुए एकदम से कह जाती है। बस इतनी सी बात, अब इतना मन में तुम्हारा तो फिर जरूर खाना, जो पसंद हो वो लेना, ठीक है, इससे इतना क्या सोचना, बीना जी ने कहा। थैंक यू मासी, अर्पिता कहती है और वहां से सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही बैग को उसकी जगह टेबल फैन चलाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। ओह गॉड, ये कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे हमारे मन में कि मासी से कहे, मासी हम लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं। वह क्या है ना, शाम को मूवी देखने के लिए हमारी नई नई बनी दोस्त श्रुति ने कहा है। और अर्पिता, अगर तुम मासी से कह देती कि हमें शाम को अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो क्या सोचती हो हमारे विषय में? कितना भद्दा लगता उन्हें कि हम जिससे ज्यादा अपने दोस्तों को वरीयता दे रहे हैं। ये तो उचित नहीं है अर्पिता। अर्पिता कुर्सी से उठती है और वॉशरूम का रास्ता पकड़ हाथ मुंह धुल फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। 3 बज चुके होते हैं। अर्पिता नीचे आकर कुछ हल्का खाने के लिए लेती है और वापस से ऊपर चली जाती है। सुबह से कहीं ना कहीं व्यस्त थी, तो प्रशांत जी उसके ख्यालों के नदारद थे, लेकिन अब जैसे ही वह फुर्सत में होती है तो सारे ख्यालात एक एक कर दौड़ते हुए उसके मन ही के मंदिर में प्रकट हो जाते हैं, जिसके परिणाम से उसके चेहरे पर फैली एक छोटी सी मुस्कुराहट। अर्पिता, प्रशांत जी तो आपको गजलों और उनका शौक है, तो फिर इसी बात पर हम आज कुछ सुनते हैं। आप ना सही तो आपकी पसंद सही। प्रशांत जी का आई कार्ड हाथ में लेकर उससे लगी छोटी सी फोटो से बात करते हुए कहती है। अर्पिता अपना फोन निकालती है और उसे यूट्यूब का उपयोग कर सदाबहार गजलें सर्च करती है, जिसमें सर्वप्रथम ही जगदीश सिंह जी का द्वारा गाई हुई कुछ गजलें निकलकर सामने आती है। वह कुछ गजल चुनती है, वह गजल सुनने लगती है। गजले के बोल सुनते सुनते ही अर्पिता खो जाती है
एक रूमानियत महसूस करने लगती है। जैसे जैसे बोल आगे बढ़ते जाते हैं, अर्पिता कल्पना लोक में पहुंच जाती है, जहां वो इस गजल को बोलकर गुनगुनाती भी लगती है। ओ माय गॉड, आज सूरज ने अपना रास्ता कैसे बदल लिया अर्पिता। किरण ने कमरे में आते हुए अर्पिता से पूछा। अब अर्पिता यहाँ हो तब तो कुछ बोले। अर्पिता तो कल्पना लोक में प्रशांत जी के सामने बैठी हुई है, ये गजल गुनगुना रही थी। अर्पिता को इतनी गहराई में खोया देख किरण उसे झकझोरते हुए कहती है, अर्पिता क्या हुआ यार, कहाँ खो गई हो। अर्पिता हड़बड़ाते हुए अपने कल्पना लोक से बाहर निकलती है और किरण से कहती है, क्या बात है किरण, इतनी जोर से क्यों हिलाया हमें। अर्पिता तुम ठीक तो हो यार, पिछले 2 दिन से देख रही हूँ तुझे, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। किरण ने अर्पिता के पास बैठते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, अरे हुआ कुछ नहीं है, हमें क्या होना है, भली तो बैठी हूँ तेरे सामने। हाँ वो दिख रहा है, कितनी भली हो, कुछ तो हुआ है अर्पिता, पिछले 2 दिन से देख रही हूँ तुम्हें, तुम वो कार्य कर रही हो जो तुमने पहले कहीं भी किए नहीं है। कभी फिल्मों सॉन्ग तुमने कभी सुना नहीं और तुम गाती हो, और आज शायद पहली बार तुमने सेलफोन का यूज गाने सुनने के लिए किया है, और जब तक मुस्कुराती रहती हो। बात क्या है, कहीं इसकी वजह ये अभ्यास असाध्य रोग तो नहीं, जो एक बार लग जाए तो फिर कभी नहीं जाता, बोलो। किरण अर्पिता के चेहरे की ओर देखते हुए शरारत से कहती है। किरण की बातें सुन अर्पिता एकदम से चौंक जाती है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। किरण उसे देख लेती है और धीमी आवाज में अर्पिता के पास जाकर गुनगुनाती है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, बदली हुई सी तेरी अदा है। किरण की गाना सुन अर्पिता मन ही मन सोचती है, जमाने भर की खूबियां है तुझमें अर्पिता, लेकिन चेहरे के भाव को छुपाने की खूबी से तो अभी तक महरूम है, तभी तो कोई भी तेरे चेहरे पर समझ लेता है सब कुछ। अब बदलना पड़ेगा तुझे, खुद नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही खूबी अगर प्रशांत जी ने समझ ली तो तेरी तो 2 मिनट नहीं लगेगा उन्हें तेरी मन की बात समझने में, फिर क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ना बदल ही लूंगी ये अपना ये स्वभाव अर्पिता। फिर से खो गई ना, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही पहचाना है, चल बता अब कौन है वो। अर्पिता कोई नहीं है, तेरे मन में फितूर है, और अब ज्यादा बातों में तुम करो मत, बस तैयार हो जाओ, हमें मॉल निकलना है ना, कहीं भूल तो नहीं गई। नहीं भूली, वैसे तूने टालने का बहाना अच्छा बनाया है, नहीं बता रही है तो मैं खुद से ही पता लगा लूंगी। ओके बेबी, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ, किरण ने कहा और वह वहां से चली जाती है। किरण के जाते ही अर्पिता एक गहरी सांस लेती है और बड़बड़ाती है, ऐसा क्या है हमारे व्यवहार में को हर कोई पता लगा लेता है, थोड़ा सा ध्यान स्वयं पर भी दे अर्पिता। ये बात की कहानी सुनने के लिए सुनते हैं ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।